हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग ठीक हैं। एंड टुडे वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर। हमने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन से एसोसिएटेड जो डिजीज़ हैं हम वो डिस्कस करेंगे, राइट। प्रीवियस लेक्चर प्लीज़ एक बार रीड कर लीजिएगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने हीमोग्लोबिन के बारे में ऑल अबाउट द हीमोग्लोबिन डिस्कस किया है। एंड मायोग्लोबिन जैसे हमने लास्ट एक बार रिवाइज कर लीजिए। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन में डिफरेंस देखा था एंड जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व के बारे में देखा था, कुछ केसेस देखे थे, राइट। सो आप अब वहीं से कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे जो हीमोग्लोबिन से एसोसिएटेड डिजीज़ हैं वो कैसे डिजीज़ डेवलप होती हैं एंड उनका जो मैकेनिज्म है वो क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जो हीमोग्लोबिन से एसोसिएटेड डिजीज़ है उसमें हमने आपको एक बताया सिकल सेल हीमोग्लोबिन एंड थैलेसीमिया। तो हीमोग्लोबिन का अगर स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है, राइट, जैसे हमने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन जो है उसका डिफरेंट कन्फर्मेशन होती है। जैसे अगर एडल्ट हीमोग्लोबिन की बात करें तो उसमें टू अल्फ़ा एंड 2 बीटा चेन प्रेजेंट होती हैं, हेटेरोटेट्रामर होता है। तो अगर हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर में चेंज आता है, राइट, तो हम बोलेंगे कि सिकल सेल हीमोग्लोबिन का केस आएगा। और अगर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी में चेंज आता है, राइट, स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी में चेंज आता है तो डिजीज जो डेवलप होती है उसे हम बोलते हैं थैलेसीमिया, राइट। अभी आपको आगे क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रक्चर एंड क्वांटिटी में चेंज होने की वजह से जो डिजीज़ डेवलप हो रही हैं वो कैसे होती हैं एंड उनका मैकेनिज्म क्या है। सो चलिए पहले डिस्कस करते हैं सिकल सेल हीमोग्लोबिन। तो अगर हमारे पास सिकल सेल हीमोग्लोबिन का केस है तो ये मॉलिक्यूलर डिजीज़ है, राइट, मॉलिक्यूलर डिजीज़ है। एंड इसमें जैसे हमने आपको बताया था HbA1 98% होता है, HbA2 2% होता है, राइट। HbA1 जो होता है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है मोस्टली, जिसे हम HbA भी बोलते हैं, राइट, हीमोग्लोबिन जो एडल्ट में है। तो देखिए HbA देखें तो हमने आपको बताया कि 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन प्रेजेंट होती हैं और N का मतलब है कि दोनों नॉर्मल हैं, उसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर बीटा एन ग्लोबिन प्रोटीन का हमने केस ली, बीटा एन ग्लोबिन प्रोटीन ली यानी कि बीटा चेन ली, राइट, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 146 अमीनो एसिड हमने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि बीटा चेन जो होती है उसमें 146 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, यहाँ भी उतने ही अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ देखिए तो अगर ये एन टर्मिनस है, अगर हम ग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखें जो अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे तो ये तो एन टर्मिनल है, वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। तो जो ग्लोबिन प्रोटीन है जिसमें बीटा ग्लोबिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है उसमें 6th पोजीशन पर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ग्लूटामिक एसिड, राइट, यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट है। और आपको पता है ग्लूटामिक एसिड जो है वो पोलर साइड चेन होती है। देखिए अगर मैं ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर करूँ तो अगर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, CO माइनस NH2, राइट, या फिर NH3 ले लीजिए क्योंकि हमने CO माइनस एंड H और CH2 एंड COO माइनस, राइट। यहाँ पर ये CO माइनस यानी कि एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है जिसपे एक नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से अमीनो एसिड पर, ग्लूटामिक एसिड पर नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो रहा है, राइट। और हम पीएच के रिस्पेक्ट में आपको पीएच के रिस्पेक्ट में ये कह सकते हैं, राइट, हम बिना पीएच को मेंशन किए ये नहीं बता सकते हैं कि किसी भी अमीनो एसिड पर क्या चार्ज प्रेजेंट होगा, बिकॉज क्योंकि हमें देखना होगा पीएच के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अमीनो एसिड में प्रेजेंट जो रेजिड्यू है वो डिफरेंट पीएच पर डिफरेंट चार्ज में प्रेजेंट हो सकती है। तो देखिए ग्लूटामिक एसिड यहाँ पर है तो हमारे पास CO माइनस ग्रुप प्रेजेंट है, राइट, और हम कह रहे हैं कि pH 7 पर इस पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। अगर हम फिजियोलॉजिकल pH की बात करें तो pH 7 पर इस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, CO माइनस, राइट। तो ये एक पोलर साइड चेन है। अब देखिए अब क्या केस डेवलप हुआ कि अब यहाँ पर हम HbS, S का मतलब हुआ कि हीमोग्लोबिन सिकल शेप्ड, यानी कि यहाँ पर म्यूटेशन हो गई है। अल्फ़ा 2 यानी कि अल्फ़ा चेन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, राइट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीटा चेन में म्यूटेशन हुआ, अभी बताएंगे म्यूटेशन कहाँ पर और कैसे हुआ। बीटा चेन में म्यूटेशन हुआ, राइट, तो बीटा S ग्लोबिन प्रोटीन का नंबर, अमीनो एसिड में तो कोई चेंज नहीं आया, राइट, पहले के अमीनो एसिड भी सेम है, वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, बट 6th पोजीशन पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड, बट अब क्या हुआ है कि 6th पोजीशन पर वैलिन हो गया प्रेजेंट है। ये क्या हुआ, ये ड्यू टू द म्यूटेशन एंड म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि इसमें
पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से अमीनो एसिड का नेचर चेंज हो गया। अब ग्लूटामिक एसिड की जगह पर हमारे पास वैलिन प्रेजेंट है, राइट। जैसे अब म्यूटेशन का लेक्चर जब डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे कि पॉइंट म्यूटेशन अगर कोडोन में चेंज हुआ और कोडोन में चेंज होने से यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा था, बट अब वो वैलिन को कोड कर रहा है, वैलिन प्रेजेंट है, तो ये एक नॉन पोलर साइड चेन है, इसमें तो कोई पोलर ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, राइट। नॉन पोलर साइड चेन होती है। अब वैलिन आने से हीमोग्लोबिन के ओवरऑल स्ट्रक्चर पर क्या डिफरेंस होगा, अब ये देखिए। देखो यहाँ पर नॉन पोलर साइड चेन प्रेजेंट है, नो इंटरेक्शन विद वाटर। अब नॉन पोलर साइड चेन तो वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी, पोलर साइड चेन तो वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रही थी, तो यहाँ पर हाइड्रोफोबिक स्पोर्ट डेवलप हो जाएंगे, राइट। जैसे अगर नॉन पोलर साइड चेन है तो वो वाटर से इंटरेक्ट नहीं करेगा, एक वो आपस में मतलब जैसे मिसैली बनती है, राइट, लिपिड के केस में, तो वैसे एग्रीगेट करने की कोशिश करेगा और वहाँ पर हाइड्रोफोबिक स्पोर्ट जो होंगे वो हमें शो होंगे, राइट। तो अब इस हाइड्रोफोबिक जो स्पोर्ट डेवलप हुए हैं उनसे क्या होगा, देखो अब यहाँ देखिए। अब हमारे पास अगर हम लो ऑक्सीजन की बात करते हैं, राइट, अगर हम लो ऑक्सीजन की बात करते हैं, अगर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो लो है, लो ऑक्सीजन प्रेशर है, तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन स्टेट प्रेजेंट होगी, राइट। हीमोग्लोबिन का प्रेशर कम है, हीमोग्लोबिन वो वेरी सॉरी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड नहीं किए हुए होगी, तो हम उसे बोलेंगे डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यहाँ पर इसमें म्यूटेशन हुई है इसलिए हम HBS की बात कर रहे हैं। तो बीटा में म्यूटेशन हुआ, बीटा चेन में, बीटा ग्लोबिन में, राइट, ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन वैलिन प्रेजेंट हो गया है। और ये नॉन पोलर साइड चेन है, हमने आपको बताया हाइड्रोफोबिक स्पोर्ट जो होंगे वो डेवलप हो जाएंगे जिससे पॉलीमराइजेशन होगा, राइट। तो पॉलीमराइजेशन क्या करता है कि सिकल जो RBC का शेप्ड है वो चेंज होकर सिकल शेप्ड में आ जाता है, राइट। RBC का जो शेप है वो चेंज हो गया और सिकल शेप्ड हो गया, राइट। पॉलीमराइजेज ऑर्गेनाइज इन लॉन्ग पॉलीमर फाइबर्स। ये क्या करते हैं कि जब हाइड्रोफोबिक स्पोर्ट डेवलप हुए, राइट, हाइड्रोफोबिक स्पोर्ट डेवलप होने की वजह से हमारे पास पॉलीमराइजेशन हुआ। और पॉलीमराइजेशन क्या हुआ, ऑर्गेनाइज्ड इन लॉन्ग पॉलीमर फाइबर्स। और ये लॉन्ग मतलब जैसे हमारे पास RBC का शेप आता है, अब हमारे पास पॉलीमराइजेशन हुआ तो हमारे पास लॉन्ग पॉलीमर फाइबर्स डेवलप हुए, तो RBC की शेप में कुछ तो चेंज आएगा, राइट। तो वो सिकल शेप्ड हो जाती है। अब इफेक्ट देखिए, इसका इफेक्ट क्या होता है। अब हमारे पास RBC की जो शेप है वो चेंज हो चुकी, राइट, ड्यू टू द पॉलीमराइजेशन, क्योंकि वैलिन प्रेजेंट है, नॉन पोलर साइड चेन प्रेजेंट है, राइट। तो इफेक्ट क्या होगा, ब्लॉक ब्लड फ्लो थ्रू टिनी ब्लड वेसल्स। यहाँ देखिए अगर हमारे पास यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स हैं, राइट, हमारे पास अगर यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं तो पहले हमारे पास नॉर्मल कंडीशन में देखिए, नॉर्मल कंडीशन में क्या था, हमारे पास RBC का शेप ये था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ब्लड फ्लो हो रहा था, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट अब क्या हुआ है कि हम कह रहे हैं ये नॉर्मल है, राइट, नॉर्मल की केस हमने बताया ब्लड वेसल्स में। और अगर हम म्यूटेशन की बात करें, जो हमारे पास म्यूटेशन हुई है, तो म्यूटेशन में क्या हुआ है कि अगर RBC का शेप चेंज हुआ, राइट, और ये सिकल शेप्ड की हो गई हैं, राइट, ड्यू टू द पॉलीमराइजेशन, ये सिकल शेप्ड कुछ इस टाइप से हो गई हैं। तो अब क्या होगा, अब जो टिनी ब्लड वेसल्स हैं, राइट, उनमें क्लोगिंग डेवलप हो जाएगी, क्योंकि पहले तो इजीली RBC मूव कर पा रही थी, बट अब क्लोगिंग डेवलप होगा। तो क्लोगिंग डेवलप होने की वजह से, राइट, ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, ब्लड का फ्लो तो ऑब्वियसली ब्लॉक होगा टिनी ब्लड वेसल्स में, तो टिश्यू को जो ब्लड का फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है, राइट, इसका इफेक्ट ये होता है। और इसीलिए हीमोग्लोबिन कंटेनिंग RBCs का जो लाइफ स्पैन है वो 10 to 20 डेज होता है, राइट, कोज अ शॉर्टेज ऑफ RBCs। तो और ये RBCs का शॉर्टेज कर देता है, जिससे हमें एनीमिया की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, राइट। तो आप ये तो हमने देखा है उसका एनीमिया हीमोग्लोबिन का केस, राइट। सो अब यहाँ देखिए HbA जो है हमारे पास नॉर्मल है, pH 7.2 या 7.4 हम ले तो इस पर क्या होगा। देखिए एक बात बताइए, अगर हमारे पास नॉर्मल परसेंट था, यानी कि हीमोग्लोबिन जो था HbA नॉर्मल था, राइट, तो उस पर नेगेटिव चार्ज भी डेवलप था, नेगेटिव भी होगा एंड पॉजिटिव भी होगा बीटा चेन पर,
राइट। इसमें अगर हम बात करें तो एक बीटा चेन में हमारे पास ग्लूटामिक एसिड था, राइट। अब उसमें CO माइनस एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था, वो अब कम हो गया है। ओवरऑल चार्ज जो था तो HBA पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, राइट। अगर म्यूटेशन की बात हो, देखिए यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है ड्यू टू द ग्लूटामिक एसिड, राइट। अब हम कह रहे हैं कि जब म्यूटेशन हुआ तो ग्लूटामिक एसिड किस में चेंज हुआ, वैलिन में। वैलिन क्या है, नॉन पोलर है, राइट। तो एक नेगेटिव चार्ज तो कम हो गया म्यूटेशन में, तो एक नेगेटिव चार्ज कम होने की वजह से इस पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसमें म्यूटेशन हुआ, राइट। देखिए अगर जिसमें HBS की अगर बात करें तो इसमें ये केस होगा, अगर HBA की बात करें तो उसमें नॉर्मल होगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज यहाँ कम होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा ओवरऑल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कम हो गया है। तो मैं आपको ये बता क्यों रही हूँ, अभी हम देखेंगे कि इससे प्रोटीन पर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो अब इसके चेंज होने से जो हाइड्रोफोबिक मोबिलिटी है, सॉरी इलेक्ट्रोफोबिक मोबिलिटी है, वो डिफ़र करेगी। क्योंकि अगर अब हम देखें, अगर हमने इस पर पॉजिटिव चार्ज बताया, लेस पॉजिटिव चार्ज रिस्पेक्ट टू द म्यूटेशन, राइट। HBS जिसमें म्यूटेशन हुआ है उसके रिस्पेक्ट में तो इस पर कम है, यहाँ नेट का पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, राइट, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज का लॉस हुआ है। तो अब और ये क्यों हुआ है ये हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन प्रेजेंट है तो एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया है। तो इफ चेंज डिफरेंस इन HBA एंड HBS तो इलेक्ट्रोफोबिक मोबिलिटी में डिफरेंट हो जाएगी, उसकी इलेक्ट्रोफोबिक मोबिलिटी में डिफरेंस होगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए जैसे अगर HBA का केस लें और HBS का लें, ठीक, तो यहाँ पर इधर देखिए आप, अगर हम यहाँ पर आपको बताएं कि ये हमारे पास मान लीजिए हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोफोबिक मोबिलिटी हम कर रहे हैं, ये माइनस एंड ये सॉरी ये प्लस, ये माइनस प्लस एंड माइनस, ये हमने इलेक्ट्रोड लगाए और हमने प्रोटीन यहाँ पर HBS वाली कंडीशन है और यहाँ पर HBA वाली कंडीशन है, राइट। ये नॉर्मल है, ये इसमें म्यूटेशन हुआ है। तो अगर हम इस प्रोटीन इसकी इलेक्ट्रोफोबिक मोबिलिटी देखें तो इसका बैंड हमें यहाँ नज़र आएगा और अगर हम देखें तो इसका बैंड यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये फास्टली मूव करेगा नेगेटिव चार्ज की तरफ, क्योंकि इसमें ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आता है, इसमें ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज लेस है, तो ये यहाँ पर स्लो मूव करेगा, राइट। तो दोनों की जो इलेक्ट्रोफोबिक मोबिलिटी है वो डिफ़र कर रही है ना, सो इसकी वजह से अगर म्यूटेशन होती है तो इलेक्ट्रोफोबिक मोबिलिटी में भी चेंज आ जाएगा। और अगर हम HBS की बात करें तो उसकी इलेक्ट्रोफोबिक मोबिलिटी हाई होगी एंड HBA की लेस होगी। ओके, तो ये तो केस हुआ सिकल सेल हीमोग्लोबिन का। अगर हम सिकल सेल ट्रेट की बात करते हैं, राइट, सिकल सेल ट्रेट में क्या होगा, जो हेटेरोजाइगस होता है, देखिए ट्रेट मीन्स जैसे हम करैक्टर बोलते हैं, राइट, जैसे कोई करैक्टर और ट्रेट डिफरेंट, जो हमारे पास डिजीज़ डेवलप हो रही है उसमें और ट्रेट में डिफरेंस है। सिकल सेल ट्रेट एंड सिकल सेल एनीमिया का केस डिफर करता है, राइट। देखिए सिकल सेल ट्रेट में क्या डिफरेंस है, ये तो हेटेरोजाइगस होता है। हेटेरोजाइगस का मतलब हम क्यों कह रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर 11 पर हमने आपको बताया था बीटा ग्लोबिन जीन का जीन प्रेजेंट होती है जिससे बीटा ग्लोबिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तो हम इसलिए 11 क्रोमोसोम ले रहे हैं, राइट। 11 नंबर ऑफ क्रोमोसोम का 2 कॉपी। तो यहाँ पर बीटा एक क्रोमोसोम में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक पर तो हमारे पास बीटा N यानी कि नॉर्मल प्रेजेंट है, राइट। एक में मान लीजिए हमारे पास एक ही क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो गई, राइट। एक सिस्टर क्रोमेटिड में हमारे पास यहाँ पर म्यूटेशन हो गई है, सॉरी सिस्टर क्रोमेटिड नहीं बोलेंगे, क्रोमोसोम में बोलेंगे कि बीटा S में यहाँ पर म्यूटेशन हुई है, राइट। तो अब एक हमारे पास नॉर्मल है, एक हमारे पास म्यूटेशन हुआ है एक में, तो ये हमारे पास जो डेवलप होगा तो अल्फ़ा 2 नॉर्मल एंड बीटा 2 नॉर्मल, क्योंकि अभी एक कॉपी तो हमारे पास नॉर्मल है, राइट। क्योंकि अल्फ़ा 2 तो नॉर्मल आएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हम अल्फ़ा 2 का केस लेकर चल रहे हैं, वो तो नॉर्मल है। बट यहाँ पर हमें बीटा ग्लोबिन की बात करनी है, तो बीटा ग्लोबिन में हमारे पास एक तो अभी नॉर्मल है, राइट, एक जीन तो हमारे पास नॉर्मल है और एक में म्यूटेशन हुआ है। तो ओवरऑल हम बात करेंगे कि यहाँ पर HBA भी प्रेजेंट होगा,
राइट। और हमारे पास HbS वाली RBCs भी प्रेजेंट होंगी सिकल शेप्ड, क्योंकि एक केस तो हमारे पास ये होगा नॉर्मल और एक हमारे पास नॉर्मल एंड एक में म्यूटेशन, तो दोनों केस प्रेजेंट होंगे, राइट। तो हमारे पास अगर ये केस आता है सिकल सेल ट्रेट का केस है, तो ह्यूमन में हमारे पास ब्लड में RBC जो हैं वो दोनों टाइप की होंगी, सिकल शेप्ड भी होंगी एंड नॉर्मल भी होंगी, राइट। तो आप एक बार देखिए प्लीज़, एक बार और बताती हूँ, आप रिवाइज करिए। सिकल सेल ट्रेट जो है वो हमारे पास हेटेरोजाइगस आता है, उसमें हमारे पास एक कॉपी नॉर्मल है, एक में म्यूटेशन हुआ है। तो अगर नॉर्मल कॉपी को कंसीडर करें तो यहाँ पर नॉर्मल RBCs आएंगी, अगर म्यूटेशन वाली कॉपी को कंसीडर करते हैं तो अल्फा 2 एंड बीटा 2, तो दोनों टाइप की RBC जो होंगी वो ब्लड में प्रेजेंट होंगी, राइट, क्योंकि सिकल सेल ट्रेट है, ये हेटेरोजाइगस करैक्टर को दिखा रहा है। अब सिकल सेल एनीमिया का केस देखिए, ये कैसे डिफर करता है। सिकल सेल एनीमिया की अगर बात करें तो सिकल सेल एनीमिया में हमारे पास होमोजाइगस होता है, राइट। होमोजाइगस का मतलब है कि दोनों ही क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो गया, यानी कि पहले एक कॉपी में म्यूटेशन था, अब जो नॉर्मल कॉपी थी उसमें भी म्यूटेशन हो गया है, राइट। अब क्या होगा, अब दोनों में म्यूटेशन है तो हमारे पास तो केवल एक ही टाइप की RBCs प्रेजेंट होंगी, वो भी सिकल शेप्ड, क्योंकि नॉर्मल कॉपी तो प्रेजेंट है नहीं, नॉर्मल कॉपी थी, उसमें भी म्यूटेशन होने के बाद हमारे पास होमोजाइगस होमोजाइगस कंडीशन डेवलप हो गई है। अल्फा 2 नॉर्मल, अल्फा 2 का तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो नॉर्मल ही है, बीटा 2 जो है वो उसमें म्यूटेशन हो गई है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर केवल ब्लड में एक ही टाइप की RBCs प्रेजेंट होंगी जो सिकल शेप्ड होंगी, और इससे हमारे पास जो डिजीज़ है वो सिकल सेल एनीमिया डेवलप हो जाएगी, राइट। तो आप प्लीज़ एक बार फिर से रिवाइज करिएगा और डिफरेंस देखिएगा दोनों में क्या है। तो ये था सिकल सेल एनीमिया का केस। अब हम आपको सेकेंड डिजीज़ बताई थी, एंड सेकेंड डिजीज़ के बारे में हमने बात की थी थैलेसीमिया, राइट, जो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी में चेंज होने के वजह से डेवलप होती है, राइट। तो थैलेसीमिया देखिए, ये मोर कॉमन डिजीज़ है, डेवलप ड्यू टू द क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन RBCs की अगर हम बात करें तो क्वांटिटी में डिफरेंस होने की वजह से डेवलप होती है। हम बात करते हैं अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया की, राइट। जो अल्फा थैलेसीमिया है एंड बीटा थैलेसीमिया है, और जो बीटा थैलेसीमिया है वो मोस्ट कॉमन होती है, राइट। इसमें हमारे पास पहले अल्फा थैलेसीमिया का केस देखिए, यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशन होती हैं, मेजर एंड माइनर। जो मेजर होती है उसमें अल्फा थैलेसीमिया जो है उसमें अल्फा ग्लोबिन जो चेन है उसका सिंथेसिस ही नहीं हो पाता है, राइट। अल्फा ग्लोबिन जो चेन है उसका सिंथेसिस बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, राइट। तो हम उसे बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया। और अगर माइनर की बात करते हैं तो उसमें अल्फा चेन का सिंथेसिस हो रहा है बट माइनर हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, लेस, तो हम उसे बोलते हैं माइनर अल्फा थैलेसीमिया। ये आप याद रखिएगा। देखिए कितना इजी है। आप अल्फा थैलेसीमिया से रखेंगे अल्फा चेन, अल्फा चेन में अगर एक मेजर है तो उसमें बिल्कुल सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, माइनर है तो उसमें सिंथेसिस हो रहा है बट माइनर हो रहा है, लेस हो रहा है, राइट। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि को क्वांटिटी के बेस्ड पर हम थैलेसीमिया डिजीज़ डिस्क्राइब करते हैं। क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, मतलब सिंथेसिस हो रहा है बट कम हो रहा है, ठीक है। अब बीटा थैलेसीमिया का केस देखिए, ये मोस्ट कॉमन होती है, इसमें भी मेजर और माइनर का कंडीशन होती है। मेजर होगी तो इसमें बीटा ग्लोबिन जीन का सिंथेसिस नहीं होगा, माइनर होगी तो उसमें बीटा ग्लोबिन जो प्रोटीन है, जीन तो सेम है, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। और अगर माइनर है तो उसमें बीटा ग्लोबिन प्रोटीन का सिंथेसिस, बीटा ग्लोबिन जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसका सिंथेसिस होगा बट कम होगा, राइट। तो बहुत इजी है। अगर आपको नॉर्मली मतलब जैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो अगर आप ये तो भी माइंड में रखेंगे तो क्वेश्चन इजीली आप अगर बेस स्ट्रक्चर पर आता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, राइट। इनसे याद रखिएगा अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। और अगर अल्फा थैलेसीमिया की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ होमोटेट्रामर का फॉर्मेशन होता है अगर लेस है और एब्सेंट है, राइट। तो एडल्ट में हमारे पास अगर लेस है या एब्सेंट है दोनों में हमारे पास होमोटेट्रामर आएगा, क्योंकि अल्फा जीन को आप या तो सिंथेसिस नहीं कर रहे हैं और या तो आप बहुत कम सिंथेसिस हो पा रहा है, तो एडल्ट में हमारे पास होमोटेट्रामर बन जाएगा बीटा ग्लोबिन जीन का अल्फा थैलेसीमिया के केस में, राइट। और अगर बीटा थैलेसीमिया के केस में आप बात करेंगे तो अल्फा चेन का होमोटेट्रामर बनेगा। और अगर फीटस की बात करते हैं तो फीटस में हमारे पास अगर अल्फा थैलेसीमिया की कंडीशन है उसमें तो देखिए अगर फीटस में बात करें तो उसमें अल्फा थैलेसीमिया का अगर केस होगा तो वहाँ पर अल्फा चेन का सिंथेसिस या तो नहीं हो रहा है या तो लेस हो रहा है, तो हम वहाँ पर हमारे पास बीटा चेन प्रेजेंट नहीं होती, हमारे पास गामा चेन प्रेजेंट होती है, तो गामा चेन का होमोटेट्रामर बनेगा,
राइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई कोऑपरेटिविटी भी प्रेजेंट नहीं होती। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड तब तक के लिए अभी नेक्स्ट टॉपिक पर हम लेक्चर डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ से हीमोग्लोबिन का जो लेक्चर है वो फिनिश होता है। आप प्लीज़ एक बार जो प्रीवियस पार्ट हैं, जो पहले लेक्चर हैं वो एक्सप्लेन किए हैं, आप उन्हें जाकर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू।